हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कंपनी के सामान्य परिचय पर चर्चा की थी और हमने आपको बताया था कि कंपनी क्या होती है। सर, कंपनी व्यापार करने का एक तरीका होती है। क्या होती है कंपनी? कंपनी व्यवसाय करने का एक तरीका या व्यवसाय का एक स्वरूप होता है। अब किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? सर, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। और कंपनी की जो पूंजी होती है, किसकी पूंजी? कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटी छोटी इकाइयों में बटी हुई होती है। छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है और प्रत्येक छोटी इकाई का एक निर्धारित मूल्य होता है। प्रत्येक छोटी इकाई का क्या होता है सर? एक निर्धारित मूल्य होता है। और इस प्रत्येक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कंपनी एक व्यवसाय का स्वरूप है और कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है वो पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है और प्रत्येक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। इसलिए हम कंपनी के अंश की परिभाषा या कंपनी के अंश का अर्थ क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां लिखिए आप हमारे साथ, अंश किसे कहते हैं? अंश को इंग्लिश में शेयर कहा जाता है और इसका अर्थ क्या हुआ? कंपनी की कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा, या फिर कह सकते हैं एक कंपनी की कुल पूंजी को निर्धारित मूल्य वाली छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त होती है, विभक्त होती है, जिसे इस प्रत्येक इकाई को अंश कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब कंपनी का व्यवसाय चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है वो पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है। प्रत्येक छोटी इकाई का एक निश्चित मूल्य होता है और ये प्रत्येक छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि अंश का एक मूल्य निश्चित होता है और ये जो मूल्य निर्धारित मूल्य होता है इस अंश का, ये 10 रुपए भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी मूल्य निश्चित कर सकती है कंपनी। तो कंपनी अपनी पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करती है। प्रत्येक छोटी इकाई को अंश कहा जाता है और अंश का एक निश्चित मूल्य होता है, 10, 20, 15, 25, 100 कुछ भी हो सकता है वो। इसलिए हम अंश के बारे में क्या कह सकते हैं? अंश एक कंपनी की जब एक कंपनी की कुल पूंजी का निर्धारित मूल्य वाली छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त हो जाती है तो प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। और अंश का जो निर्धारित मूल्य है, ये जो निर्धारित मूल्य है, इस निर्धारित मूल्य को क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य कहा जाता है। यहाँ पे जो निश्चित मूल्य होता है 10, 20, 50, 100, ये 10, 20, 50, 100 जो है इसको हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक छोटी इकाई का, प्रत्येक अंश का निर्धारित मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। कौन सा मूल्य कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको फेस वैल्यू कहते हैं। तो इतनी बात तो आपने शायद समझ ली होगी कि जब कंपनी अपना व्यापार शुरू करती है तो कंपनी का व्यापार शुरू करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, एक आदमी कभी पूंजी नहीं लगाता। पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके कई लोगों से पूंजी इकट्ठी की जाती है।
तो पूंजी की जो प्रत्येक छोटी इकाई होती है, उस प्रत्येक छोटी इकाई को अंश कहा जाता है, और इस अंश का एक निर्धारित मूल्य होता है, वो मूल्य कुछ भी हो सकता है, और इस निर्धारित मूल्य को क्या कहा जाता है, अंकित मूल्य कहा जाता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न उठता है कि सर अंश कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यहां समझ लेना है अंशों के प्रकार। अंश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यहां क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं अब अंशों के प्रकार, हमें डिस्कस करना है कि अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो अंश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्वाधिकार अंश। कौन से अंश? पूर्वाधिकार अंश। इनको पूर्वाधिकार अंशों को अधिमान अंश भी कहा जाता है हिंदी में, अधिमान अंश। इंग्लिश में इनको कहा जाता है प्रीफरेंस शेयर। और दूसरे प्रकार के जो अंश होते हैं वो होते हैं समता अंश, समता या साधारण अंश। इंग्लिश में इनको कहते हैं इक्विटी शेयर। क्या कहते हैं इनको इंग्लिश में? इक्विटी शेयर कहते हैं। साधारण अंश बोलेंगे तो इनको ऑर्डिनरी शेयर इंग्लिश में कहेंगे। तो अब तक आपने क्या समझा सर, कंपनी की कुल पूंजी को एक निर्धारित मूल्य वाली छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक छोटी इकाई क्या कहलाती है? अंश कहलाती है। और ये जो निर्धारित मूल्य है, इस निर्धारित मूल्य को अंकित मूल्य कहा जाता है। और ये अंशों के प्रकार की बात करेंगे तो दो प्रकार के अंश होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और अधिमान अंश। दो प्रकार के अंश हो गए। अब अधिमान अंश क्या होते हैं, समता अंश क्या होते हैं, इन सब पर चर्चा करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हमें और जान लेनी है, जिससे कि हमें ये सारी बातें समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कंपनी एक व्यवसाय का स्वरूप है और प्रत्येक व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन कंपनी की पूंजी कोई एक या दो व्यक्ति नहीं लगाते हैं। कंपनी अपनी पूंजी जनता से इकट्ठी करती है, कई लोगों से अपनी पूंजी इकट्ठी करती है। इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपनी पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देती है और कई लोगों से इन छोटी छोटी इकाइयों के बदले पैसा लेती है। तो यहाँ पे कंपनी अपनी पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर कई लोगों से क्या करती है, अपनी पूंजी इकट्ठा करती है। तो आपको मैं यहाँ पे पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि कंपनी का जो शुरुआत होती है, कंपनी की इस कंपनी व्यवसाय की जब शुरुआत होती है तो इसके लिए हमें कंपनी अधिनियम के तहत क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और जब कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी का एक पार्षद सीमा नियम भी बनाया जाता है। और कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कंपनी की अधिकतम पूंजी का वर्णन कर दिया जाता है, जिसे आप जो है अधिकृत अंश पूंजी कहते हैं। तो जो कंपनी ने अपार्षद सीमा नियम में जो पूंजी दिखाई है वो कंपनी की अधिकतम पूंजी है। उससे ज्यादा पूंजी कंपनी अपने जीवन काल में कभी इकट्ठा नहीं कर सकती। तो कंपनी क्या करती है, जो पार्षद सीमा नियम में अधिकतम पूंजी दिखाई है उस पूंजी की कुछ छोटी छोटी इकाइयां बनाती है और छोटी छोटी इकाइयां बना के जनता से इस पूंजी को इकट्ठा करती है। तो जनता से जब इस पूंजी को इकट्ठा किया जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जनता ये पूंजी कंपनी में क्यों लगाएगी, जनता का कोई लाभ होना चाहिए। तो सामान्य अर्थों में मैं आपको बता देता हूं कि जब कोई भी व्यक्ति कंपनी की इस अंश पूंजी में विनियोग करता है, इस पूंजी में विनियोग करता है, यानी कंपनी में पूंजी लगाता है, तो कंपनी उसे अपने लाभ में हिस्सेदारी देती है। तो कंपनी के लाभ में उस व्यक्ति को हिस्सेदारी मिले जिस व्यक्ति ने कंपनी के इन अंशों को खरीदा है, उस लाभ के हिस्सेदारी को लाभांश कहा जाता है। तो लाभांश का मतलब क्या होता है, एक यहां पे शब्द आप लिख सकते हैं लाभांश। लाभांश का अर्थ क्या होता है, कंपनी के लाभ में प्राप्त हिस्सा लाभांश होता है। कंपनी के लाभ में उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने कंपनी के अंश खरीदे हैं, तो उस व्यक्ति को जो हिस्सा मिलेगा वो लाभांश कहलाता है। लाभ का अंश, लाभांश मतलब लाभ का अंश होता है। अब यहाँ पे जिस व्यक्ति ने कंपनी के अंश खरीदे वो कंपनी का एक सदस्य बन जाता है और इस प्रकार के सदस्यों को हम क्या कहते हैं, अंशधारी कहते हैं। तो अंशधारी का अर्थ कंपनी के अंशों को क्रय करने वाले सदस्यों को हम क्या कहते हैं, अंशधारी कहते हैं। तो कंपनी लाभांश किसको देती है, अपने अंशधारियों को देती है। कंपनी
कि लाभ में अंशधारियों को प्राप्त हिस्सा, अंशधारियों को प्राप्त हिस्सा क्या होता है सर? ये लाभांश होता है। तो यहां पे लाभांश किसको कहते हैं, इसको समझने से पहले किसको समझो, अंशधारी क्या होते हैं इसको समझो। तो अंशधारी का अर्थ वो व्यक्ति है जिसने कंपनी के अंश खरीदे हैं। अंश खरीदने का मतलब ये होता है कि कंपनी में उन्होंने अपना धन विनियोग कर दिया है, कंपनी की पूंजी में उनका भी हिस्सा हो गया है जिन लोगों ने कंपनी के अंश खरीदे हैं। तो कंपनी के अंश खरीदने वाले व्यक्तियों को अंशधारी कहते हैं। और कंपनी के जो जिन लोगों ने कंपनी के अंश खरीदे हैं वो लोग कंपनी के सदस्य या स्वामी बन जाते हैं, और स्वामियों को क्या मिलता है, लाभ में हिस्सा मिलता है। तो लाभ में इन अंशधारियों को जो हिस्सा मिलेगा उसको क्या कहेंगे, लाभांश कहेंगे, यानी लाभ का एक अंश। इन्होंने कंपनी की पूंजी का एक अंश कंपनी को दिया, तो कंपनी को जो लाभ होगा कंपनी इन अंशधारियों को उस लाभ में भी एक अंश देगी, यानी कि लाभांश देगी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। 3 बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई। पूंजी क्या होती है, कंपनी अपनी पूंजी कहां से इकट्ठा करती है, लोगों को अंश निर्गमन करके इकट्ठा करती है। कंपनी की पूंजी को अंश को खरीदने वाले पर्सन यानी कंपनी में पूंजी को विनियोग करने वाले लोगों को अंशधारी कहा जाता है, और अंशधारियों को कंपनी के लाभ में जो हिस्सा मिलेगा उसे लाभांश कहा जाता है। चलिए अब आते हैं अपन किस पे, कंपनी के प्रकार में। आपको अंशधारी कौन होते हैं समझ में आ गई होगी, लाभांश क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंपनी के प्रकार पर। कंपनी को मुख्यतः जो अंश होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। तो जिन लोगों ने पूर्वाधिकार अंश खरीदे हैं वो कौन है, पूर्वाधिकार अंशधारी हैं। जिन लोगों ने कंपनी के समता अंशों को क्रय किया है वो कौन है, कंपनी के समता अंशधारी होते हैं। तो यहाँ पूर्वाधिकार से यहाँ पे एक शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्वाधिकार यानी कि जिनको पूर्व अधिकार होता है, पहले किसी चीज को पाने का अधिकार होता है। तो ये कौन सा अधिकार होता है, देखिए यहाँ पे इसका अर्थ लिख देते हैं पूर्वाधिकार अंश का। पूर्वाधिकार अंश का अर्थ होगा पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं, कौन से अंश होते हैं, वे अंश होते हैं जिन्हें समता अंशधारियों से पूर्व है, समता अंशधारियों से पूर्व है 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। दो अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से 2 अधिकार होते हैं, पहला अधिकार, जब भी कंपनी को लाभ होगा तो सबसे पहले लाभ में हिस्सेदारी पूर्वाधिकार अंशधारियों को मिलेगी, बाद में अगर लाभ बचा तो हिस्सेदारी समतांशधारियों को मिलेगी। लेकिन यहां एक बात और समझ लेनी है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो लाभ में हिस्सा मिलेगा उस लाभ में हिस्से की दर निश्चित होती है। तो यहां पहला आपको अधिकार लिखना है निश्चित दर से समता अंशों से पहले समता अंशधारियों से पूर्व लाभ प्राप्ति का अधिकार। लाभ को कहेंगे लाभांश, लाभ का अंश। निश्चित दर से समतांशधारियों से पूर्व लाभांश प्राप्ति का अधिकार होता है किसको, समतांशधारियों को। नंबर 2, एक तो अधिकार हो गया लाभांश प्राप्ति का, दूसरा अधिकार होगा जब कंपनी का समापन होगा तो कंपनी के समापन से पहले जब पूंजी वापस लौटाई जाएगी तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी लौटाई जाएगी, उसके बाद पूंजी लौटाई जाएगी किनकी, समता अंशधारियों की पूंजी
लौटाई जाएगी। तो कंपनी के समापन के समय, कंपनी के समापन के समय क्या होगा? कंपनी के समापन से समय समता अंशधारियों से पहले पूंजी प्राप्ति का अधिकार, पूंजी प्राप्ति का अधिकार। तो ये दो अधिकार जिन अंशधारियों को होते हैं, उन अंशधारियों को हम क्या कहते हैं? पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं। सबसे पहले जब कंपनी को लाभ होगा तो उस लाभ में से पहले लाभ का जो अंश मिलेगा वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को मिलेगा, बाद में समता अंशधारियों को मिलेगा। और जब कंपनी का समापन होगा तो जब कंपनी अपनी पूंजी वापस लौटाएगी तो पहले पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी वापस लौटाई जाती है, और फिर अगर बचेगा कुछ तो उसके लिए समता अंशधारियों की पूंजी वापस लौटा दी जाती है। तो ये थे आपके अंशों के दो प्रकार। पहला हमने पूर्वाधिकार अंश पर चर्चा की। अब ये जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्वाधिकार अंश का टॉपिक पूरा करके उसके बाद हम पढ़ेंगे समता अंश किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम पढ़ेंगे पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः अगर हम बात करें तो पूर्वाधिकार अंशों को 8 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन इनके अगर ग्रुप बनाए तो ये 4 ही ग्रुप बनते हैं, क्योंकि एक का विपरीत दूसरा है। देखिए किस प्रकार से है, देखिए समझा देते हैं आपको। पहला हो गया संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश। और इसका विपरीत हो जाएगा असंचयी पूर्वाधिकार अंश। तो देखिए संचयी पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं और असंचयी पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे पहले। तो संचयी पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जिनको बकाया लाभांश प्राप्ति का अधिकार होता है, और असंचयी पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जिनको बकाया लाभांश प्राप्ति का अधिकार नहीं होता है। बकाया लाभ का अर्थ क्या है? देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनी को किसी एक निश्चित वर्ष में कोई लाभ नहीं हुआ। जब लाभ नहीं हुआ तो कंपनी लाभ बांट भी नहीं सकती है। लाभ होगा तभी तो अंशधारियों को लाभांश बांटा जाएगा। तो लाभ हुआ नहीं, लाभ नहीं हुआ तो लाभांश बांटा नहीं गया। तो कुछ अंशधारियों को जब अंश निर्गमित किए गए हैं तो कुछ पूर्वाधिकार अंशधारियों को यह शर्त पर अंशों का निर्गमन किया गया कि अगर आपको 1 वर्ष लाभांश नहीं दिया जाएगा तो आपको जो बकाया लाभांश 1 वर्ष जो नहीं दिया गया वो लाभांश जब लाभ होगा अगले वर्ष तो उस वर्ष के साथ दे दिया जाएगा। यानी कि अगर उनको 1 वर्ष में लाभ नहीं मिला है, लाभ ना होने की वजह से, तो अगले वर्ष जब लाभ होगा तो जो पीछे के वर्ष का बकाया लाभ है जो नहीं मिला था वो भी मिलेगा, और अगले वर्ष का जो लाभ होगा वो भी मिलेगा। सपोज करो कि कंपनी ने 2015 के वर्ष में कोई लाभ नहीं कमाया, तो यहां उसने किसी को भी लाभांश नहीं दिया, और फिर 2016 के वर्ष में कंपनी ने लाभ कमाया। तो 2016 के वर्ष में जब लाभ कमाया है तो कुछ पूर्वाधिकार अंशधारी ऐसे होते हैं जिनको 2015 में जो लाभ नहीं मिला था वो लाभ 2016 में मिलेगा, और प्लस 2016 का भी उनको लाभ मिलेगा। यानी कि पीछे जो बकाया रह गया था उनका लाभांश
वो लाभांश भी इनको मिल जाता है और चालू वर्ष का लाभांश भी मिल जाता है। तो ये कौन से हो गए? संचयी पूर्वाधिकारंश हो गए। मतलब वे पूर्वाधिकारंश जिनको अगर एक वर्ष कंपनी लाभ नहीं दे पाई है तो उनका लाभ संचित हो जाता है, अगले वर्ष के लाभ के साथ ये पीछे का बकाया लाभ भी उनको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के अंशों को संचयी पूर्वाधिकारंश कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं वे अंश जिन पर बकाया लाभांश, वे अंश जिनके अंशधारियों को, अंशधारी जिन लोगों ने इन अंशों को खरीदा है, अंशधारियों को बकाया लाभांश प्राप्ति का अधिकार होता है। बकाया लाभांश प्राप्ति का अधिकार होता है। ये संचयी पूर्वाधिकारंश होते हैं। मतलब इनका लाभ संचित होता जाता है। एक वर्ष में अगर कंपनी लाभ नहीं दे पाई तो वो लाभ जो इनको पिछले वर्ष मिलना था वो आगे के वर्ष में इनको दे दिया जाएगा, आगे के वर्ष के लाभ के साथ। इसका विपरीत होता है असंचयी पूर्वाधिकारंश। असंचयी पूर्वाधिकारंश होते हैं जिनको बकाया लाभांश के भुगतान का कंपनी कोई वचन नहीं देती है। तो जिनका लाभांश एक वर्ष अगर नहीं हुआ तो वो लाभ भी उस वर्ष में नहीं मिला, अगले वर्ष सिर्फ अगले वर्ष का ही लाभ मिलेगा, जो बकाया लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो जिनको बकाया लाभांश प्राप्ति का अधिकार नहीं होता है, वे अंश जिनके अंशधारियों को, जिनके अंशधारियों को बकाया लाभांश प्राप्ति का अधिकार नहीं होता है, इनको हम कहते हैं असंचयी पूर्वाधिकारंश। तीसरा जो पूर्वाधिकारंश का प्रकार होता है वो होता है परिवर्तनीय पूर्वाधिकारंश और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारंश। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश और इसका विपरीत हो गया अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। देखिए परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं? वे पूर्वाधिकार अंश जिनको आप समतांशों में परिवर्तित करवा सकते हैं एक निश्चित समय के बाद, और वे अंश जिनको आप समतांशों में परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं उन अंशों को अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तो सिंपल सी बात एक यही होगी, वे अंश जिनके अंशधारियों को एक निश्चित तिथि के बाद अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन का अधिकार हो, समता अंशों में परिवर्तन का अधिकार होता है, उनको हम कहते हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। अगला है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। इसका विपरीत कर दो भाई, जिनको अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन करवाने का अधिकार है वो कौन से हैं? परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश है। और जिनको अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करवाने का अधिकार नहीं है वो अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश है। तो इसका विपरीत हो जाएगा, जिनके अंशधारियों को
अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन का अधिकार नहीं होता है। ये कौन से होते हैं? अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश होते हैं। इसके अलावा पांचवें कौन से अंश होते? देखिए, पांचवा प्रकार होता है शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। कौन से? शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। और छठा होगा इसका विपरीत, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। देखिए, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं? वे पूर्वाधिकार अंश जिनके अंशों का शोधन किया जा सकता है। प्रश्न उठता है, सर शोधन का अर्थ क्या है? शोधन का अर्थ है अंशधारियों को उनकी पूंजी वापस लौटाकर कंपनी अंशों को वापस ले लेती है, या फिर कह सकते हैं कि अंशों को कैंसिल कर दिया जाता है उनकी पूंजी वापस लौटाकर। तो समतांशधारियों ने कंपनी में जो पूर्वाधिकार अंशधारियों ने कंपनी में जो पूंजी लगाई थी उनकी पूंजी वापस लौटा दी जाती है, तो इसे कहते हैं शोधन करना। और जिन अंशों का शोधन किया जा सकता है, अर्थात जिनकी पूंजी को कंपनी अपने जीवन काल में वापस लौटा सकती है, वो शोधनीय पूर्वाधिकार अंश है। और ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनकी पूंजी कंपनी अपने जीवन काल में कभी नहीं लौटाती, अर्थात जीवन काल में कभी शोधन नहीं करती है, तो उन पूर्वाधिकार अंशों को अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। तो देखिए, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के बारे में आपको बता देता हूं। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जिन अंशों का शोधन का अर्थ भुगतान करना, पूंजी वापस भुगतान कर देना। जिन अंशों का शोधन कंपनी के जीवन काल में किया जा सकता है। जिन अंशों का शोधन कंपनी के जीवन काल में किया जा सकता है, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश है। और कुछ अंश ऐसे भी होते हैं जिनका कंपनी अपने जीवन काल में कभी शोधन नहीं करती, जिनकी पूंजी सिर्फ और सिर्फ समापन के समय चुकाई जाती है। तो जिन अंशों का शोधन का अर्थ पूंजी को भुगतान करना, केवल समापन के समय किया जाता है। समापन, कंपनी के समापन जब होगा उस समय किया जाता है। तो इस प्रकार के अंशों को क्या कहते हैं? अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अब कुछ और बात बता देता हूं मैं आपको कि कंपनी अधिनियम 2013 जब से लागू हुआ है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमित नहीं कर सकती है। जो भी पूर्वाधिकार अंश कंपनी ने निर्गमित करे हैं उनको अधिकतम 20 वर्ष के लिए निर्गमित किया जा सकता है। तो यहां आप नोट लगा के लिखेंगे इस बात को, कंपनी अधिनियम 2013 की प्रावधानों के अनुसार
कोई भी कंपनी अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश निर्गमित नहीं कर सकती। तो जो भी पूर्वाधिकार अंश कंपनी निर्गमित करेगी उनको अधिकतम 20 वर्ष के लिए निर्गमित किया जाएगा। कितने वर्षों के लिए? अधिकतम 20 वर्ष के लिए। यह अधिकतम समय सीमा है। अधिकतम 20 वर्षों के लिए ही निर्गमित किया जा सकता है, इससे अधिक वर्षों के लिए इनको निर्गमित नहीं किया जा सकता है। 6 प्रकार हो गए आपके। ये इसका विपरीत है, परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय विपरीत है, शोधनीय अशोधनीय विपरीत है, और अशोधनीय को कंपनी अब निर्गमित नहीं कर सकती है। 2 प्रकार और रह गए पूर्वाधिकार अंशों के। उन 2 प्रकारों में एक रह गया अवशिष्ट भागीय अधिमानंश और एक हो गया अनावशिष्ट भागीय अधिमानंश। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका 6 नंबर, अवशिष्ट भागी अधिमान अंश और 7वां नंबर है। 6 तो वहां ही गए थे, 7वां ये। 8वां होगा अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश। अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश। 2 प्रकार के अंश हो रह जाते हैं। अवशिष्ट भागी अधिमानंश कौन से होते हैं? अवशिष्ट भागी अधिमानंश वो होते हैं जिनको आधिक्य लाभों में लाभांश प्राप्ति का अधिकार हो। वे अधिमानंश जिन पर निश्चित दर से लाभांश के साथ आधिक्य लाभ में भी कंपनी के आधिक्य लाभ में भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो। आधिक्य लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो, वे अवशिष्ट भागी अधिमानंश कहलाते हैं। जबकि इसका विपरीत, जिनको आधिक्य लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ निश्चित दर से आप अपना पूर्व निर्धारित लाभांश मिलने का अधिकार होता है, उनको अनावशिष्ट भागी अधिमानंश कहते हैं। वे अधिमानंश जिन पर केवल निश्चित दर से लाभांश प्राप्ति का
जिन पर केवल निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, आधिक्य लाभों में हिस्सा नहीं दिया जाता, इनको कहते हैं अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश। वे अधिमान अंश यहां लिख देंगे जिनके अंशधारियों को, जिनके अंशधारियों को, किनको, जिनके अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश के साथ कंपनी के आधिक्य लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है, वो अवशिष्ट भागी है। और वे अधिमान अंश जिन पर केवल निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, आधिक्य लाभों में इनको हिस्सा नहीं दिया जाता, वे अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश होते हैं। प्रश्न खड़ा हो गया, सर अवशिष्ट, ये आधिक्य लाभ का अर्थ क्या होता है? आधिक्य लाभ। अब आधिक्य लाभ को समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात मैं और समझा देता हूं। कंपनी जब अपना इनकम स्टेटमेंट बनाती है, क्या बनाती है? इनकम स्टेटमेंट, यानी लाभ का विवरण तैयार करती है, तो इसके लाभ के विवरण में जो भी इनका प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी होता है, इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले निश्चित दर से लाभांश अधिमान अंशधारियों को दिया जाता है। क्योंकि अधिमान अंशधारियों पर लाभ की दर क्या होती है? निश्चित होती है। पूर्व निर्धारित लाभांश की दर होती है 6%, 10%, तो उनकी पूंजी पर 6 या 10% जो भी निर्धारित दर है, उस दर से उनको लाभांश दे दिया जाता है। तो इसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर को लाभांश, यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को लाभांश दिया जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर पर जो निश्चित दर से लाभांश देने के बाद जो यहाँ पे लाभ रह जाएगा, उस लाभ में से सारा लाभ समतांशधारियों को नहीं दिया जाएगा। अब इस बचे हुए लाभ में से समतांशधारियों को कितना लाभ देना है, यह कंपनी की मीटिंग में डिसाइड होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि यहां बचे हुए लाभ में से समतांशधारियों को कितना लाभ देना है। कुछ लाभ संचय में रख लिया जाता है, कोई कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए या व्यवसाय की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ लाभों को संचय में रख लिया जाता है। कुछ लाभों को अवितरित लाभ के रूप में भी रख लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस बचे हुए लाभ में से कितना लाभ समतांशधारियों को वितरित करना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। अगर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करने के बाद मान लो कि इसमें से कुछ लाभ दे दिया, समतांशधारियों को लाभ दिया, और समतांशधारियों को लाभ देने के बाद भी अगर कुछ लाभ रह गया अवितरित लाभ के रूप में, तो यह शेष अवितरित जो यहां पे लाभ रहेगा, इस अवितरित लाभ को हम क्या कहेंगे? आधिक्य लाभ कहेंगे। तो आधिक्य लाभ का अर्थ होगा कि कंपनी समतांशधारियों को लाभांश वितरित करने के बाद कंपनी के पास जो अवितरित लाभ रह गए हैं, उन अवितरित लाभों को आधिक्य लाभ कहा जाता है। तो आप यहां लिख सकते हैं आधिक्य लाभ का अर्थ होगा समता अंशधारियों को लाभांश देने के बाद शेष अवितरित लाभ क्या कहलाता है? आधिक्य लाभ कहलाता है। और जिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को इस अवितरित लाभ में हिस्सा प्राप्ति का अधिकार होता है, वे कौन से पूर्वाधिकार अंशधारी कहलाते हैं? अवशिष्ट भागी कहलाते हैं। और जिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को इन अवितरित लाभों में हिस्सा नहीं मिलता है, सिर्फ निश्चित दर से लाभांश मिलता है, वे अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। तो ये थे आपके अवशिष्ट भागी अधिमान अंश और अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश। तो ये आपके अधिमान अंशों के प्रकार हो गए। अधिमान अंश क्या थे सर? अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनको समतांशधारियों से पहले दो अधिकार मिलते हैं। एक पूंजी प्राप्ति का अधिकार मिलता है समापन के समय समतांशधारियों से पहले। दूसरा, जब भी कंपनी को लाभ होगा तो पहले लाभ में हिस्सा पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाएगा, बाद में
समतांशधारियों को लाभ में हिस्सा दिया जाएगा। दूसरा लाभ मैंने अंश का प्रकार बताया था समता अंश। कौन सा प्रकार बताया था सर? दूसरा प्रकार था समता अंश। कौन सा प्रकार? समता अंश, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इक्विटी शेयर कहते हैं। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? समता अंश। इनको साधारण अंश भी कहा जाता है। तो समता अंश को साधारण अंश या सामान्य अंश भी हम कह सकते हैं। ये वे अंश होते हैं जो अधिमान अंश नहीं है, सीधी सी बात ये कह दो आप। कंपनी अधिनियम 2013 में समता अंशों की जो परिभाषा दी गई है ना, वो एक ऋणात्मक परिभाषा दी गई है। ऋणात्मक परिभाषा क्या दी गई है? कंपनी अधिनियम 2000 कहता है कि समतांश वो है जो अधिमानंश नहीं है। अधिमानंश कौन से थे? जिनको लाभांश प्राप्ति का और समापन के समय पूंजी प्राप्ति का पहले अधिकार होता था। तो लाभांश जिनको बाद में मिलेगा और समापन के समय पूंजी भी जिनकी बाद में वापस लौटाई जाएगी, वो समतांश होते हैं। तो अपन सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं समतांशों के बारे में? समतांशों के बारे में यूं कहा जा सकता है, कंपनी अधिनियम 2013 क्या कहता है उसके अनुसार परिभाषा दी गई, वे अंश जो अधिमान अंश नहीं है, अधिमान अंश नहीं है, वे समतांश है। तो लिखो यहां पे समता अंश वे अंश हैं जो अधिमान अंश नहीं है। अर्थात दो अधिकार मिलते थे अधिमान अंशों को, एक तो पूंजी प्राप्ति का पूर्वाधिकार मिल रहा था, एक लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार मिलता था। तो जिनको यही दोनों पूर्वाधिकार नहीं है वो कौन से हैं? वो सर समतांश हैं। और यहां पे एक विशिष्ट बात, ये तो परिभाषा दी गई है कंपनी अधिनियम के अनुसार, और दूसरी बात क्या है? कंपनी समता अंशों के धारक, समता अंशों के धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चयन किया जाता है वो समतांशधारियों में से किया जाता है। तो हम यो भी कह सकते हैं कि पूर्वाधिकार अंशों के जो धारक हैं, धारक का मतलब क्या होता है? जिन्होंने पूर्वाधिकार अंश खरीद रखे हैं। तो पूर्वाधिकार अंशों के जो धारक हैं उनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब वो प्रबंधन में अपना भागीदारी नहीं दे सकते। जबकि समतांशधारी कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। कंपनी में मत देने का अधिकार समतांशधारियों को होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। जबकि ये कंपनी के वास्तविक स्वामी ने पूंजी दी इन्होंने, लेकिन कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं है, इनको कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये हो गए आपके अंशों के प्रकार, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंशों के भी हमने प्रकार बताए थे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।